हेलो बच्चों, हम एआईसी लाइव में कंप्लीट कोर्स ऑफ फिज़िक्स कर रहे हैं। अमन इंदिरा क्लासेस का यूट्यूब चैनल है ये, और हम अब एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। साल भर चलेगा और इस साल में हम पूरे साल की फ़िज़िक्स इन डिटेल, मतलब कॉन्सेप्ट्स, स्कूल एग्ज़ाम्स को कैसे टैकल करना है, उसके लिए प्रॉपर डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल सेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए न्यूमेरिकल सेशंस और उस लेवल की थ्योरी, ये सब हम करेंगे इस कंप्लीट फिज़िक्स कोर्स में। मतलब ये कोर्स आपके लिए आपके बोर्ड या स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, नीट एग्ज़ाम्स के लिए 100% बेनिफिशियल है, और जेई एग्ज़ाम के लिए भी 100% बेनिफिशियल है। आपको बोर्ड्स और नीट के लिए ये आपकी रिक्वायरमेंट से सरप्लस कोर्स मिलेगा, और जेई के लिए बहुत सफिशिएंट कोर्स मिलेगा, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया इस कोर्स से पढ़कर अच्छी अच्छी किताबों का खुद से सॉल्व कर सकते होंगे। इतना लायक आपको इस कोर्स में बनाया जाएगा अगर आप इसे ठीक से फॉलो करें तो। बहुत डिटेल में ये कोर्स डिज़ाइन किया जा रहा है, और धीरे धीरे आपके साथ ये हम करते जाएंगे और आपको ये डिलीवर करते जाएंगे कोर्स। ठीक है, क्या अप्रोच रहेगी इसे करने की? तो फिज़िक्स की एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो जनरली बच्चे नहीं समझते, कि इसे हम लोग भी कई बार बच्चों को खुश करने के लिए फील करवाने का एक स्वांग सा रचते हैं कि देखो भैया, तुम्हें फील आ गया इस सब्जेक्ट का, देखो इस टॉपिक का फील आ गया, तुम्हें बेहतर तरह से समझ आ गया। ये फील और मन में जुगाड़ और तुक्का लगाकर रिजल्ट तक पहुंचने की आदत कई बार आपको अपाहिज बना देती है। आपको पता नहीं चलता कि आपको सब्जेक्ट आ नहीं रहा है, बस वो दो कौड़ी के लल्लू लल्लू फार्मूला बेस्ड सवाल लगाकर आप खुश हो जा रहे हैं, और सिमिलर वैरायटी के क्वेश्चन दे के ऐसा फील हो रहा है कि देखो हमें आ गया। पर क्वेश्चन जैसा ही पेपर में नया आता है तो सिमिलर बट न्यू क्वेश्चन देखकर हमसे वो लगता नहीं है। तो लेस फील लेना है, फील वील नहीं लेना, तुक्का नहीं मारना है ना। ये सिर्फ दिल खुश करने की बातें हैं। फिजिक्स मोर टूवर्ड्स मैथमेटिकल अप्रोच है, ये रियल अप्रोच है। आप ज़्यादा मैथमेटिकल हो जाइए, यानी कि आप इक्वेशन से डील करिए और इन्हें ही आप फील करिए, इन्हें ही आप एंजॉय करिए, और इसी को आप इंटरप्रेट करिए, यानी मैथमेटिक्स की भाषा को समझने का प्रयास करिए। अगर कोई ये कहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगती है और वो अट्रैक्टिव होती है, और वो फोर्स होती है Gm1m2/r², और कोई आदमी कहे कि देखो भैया ऐसा है कि ये फोर्स ना एक दूसरे के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, एक दूसरे के मास के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, यानी m1 और m2 पर डिपेंड करती है। तो m1 m2 लैंग्वेज में आपने सुना है, बट मैथमेटिक्स में आपने देखा है कि m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 यानी दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो मैथमेटिक्स से इसकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, तो दिमाग में भी प्रोडक्ट आना चाहिए। दोनों मासेस पे डिपेंड करती है, बहुत अधूरा स्टेटमेंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे डिपेंड करती है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स समझनी है तो आपको उस मैथमेटिक्स पे जाना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 बी मोर मैथमेटिकल इन लर्निंग फिजिक्स, और तुक्का या फील लेने की आदत को छोड़ दीजिए। यस सर क्लास में बोल के जो खुश होने की आदत है बहुत बुरी है, फिज़िक्स से आपको दूर ले जाएगी, है ना। ये सब्जेक्ट जो है वो एनालिसिस का है, और एनालिसिस बोल बता के नहीं भैया, प्योर मैथमेटिक्स से होता है ना। यहाँ सब वेरीफाई करते हैं हम सब, अच्छी बात है। तो फिर क्या करें? तो जो बच्चे 11th स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी बात है, क्या कि सब्जेक्ट क्या है, ज़रा इसके बारे में समझाइए कि फ़िज़िक्स क्या है। तो अगर हम थोड़ा बहुत फ़िज़िक्स के बारे में जानने का प्रयास करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि फ़िज़िक्स है क्या। समझना, इस दुनिया में बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब जब वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो उनका कोई ना कोई कॉम्पोजिशन होता होगा, हाँ। तो वो जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा है, इसको स्टडी करो। देखो कि वो क्या है। सन है तो सन के अंदर क्या है? अच्छा, उसमें तो गैसेस हैं। कौन सी गैसेस हैं? अच्छा हाँ, हीलियम है, हाइड्रोजन है। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर बड़ा हाई है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। कैसे हो रही? अच्छा, इसका मतलब जो है वो क्यों है, जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक।
नेचुरल फिनोमेना। क्यों हुए, पहले तो ये पता करो। जब ये पता हो गया तो इनके इफ़ेक्ट्स पता करो। ये बताओ कि कोई नेचुरल फिनोमेना आखिर हुआ क्यों, और फिर ये बताओ कि आखिर वो नेचुरल फिनोमेना जब हुआ था उसके कारण की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। बस इतना जानना है। हाँ, हिंदी में बताया जाए तो आप बहुत आसान शब्दों में से समझें। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका रीज़न और मैकेनिज्म जानना। याद रखना बेटे, जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है उसका रीज़न और उसका मैकेनिज्म जानना, और इस तरह की स्टडी करना कि हमें किसी भी कीमत पर यह मालूम चल जाए कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसका रीज़न क्या है। रीज़न को थोड़ा और स्टाइलिश बोलते हैं कि उसका कॉज क्या है, और वो क्यों हुआ उसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म का मतलब कैसे हो रहा है ना, उसका तरीका तो बताओ। और साथ में एक और बात कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। जो कुछ भी हो रहा है उससे होगा क्या, उससे क्या क्या असर पड़ेगा हमारी लाइफ पर, दुनिया में, ऑब्जेक्ट्स पर, सराउंडिंग्स पर, यूनिवर्स में क्या असर पड़ेगा। इस बात को डिकोड करना, ढूंढना कहलाता है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यार बड़े अजीबोगरीब चीज़ है, दुनिया में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहते हैं। शांति से ज़िंदगी क्यों नहीं कट रही हमारी। कट जाएगी तो फिर ग्रोथ नहीं होगी, है ना, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो फिज़िक्स ये एक क्यूरियोसिटी डेवलप करती है। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब्जेक्ट ही और कुछ एक्सप्लोर करने का है कि दुनिया में कुछ है तो क्यों है, कैसे है, क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन है तो क्यों है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर कैसे काट लेता है, अगर नहीं काटता है तो कहाँ रहता है, वो अनसर्टेनिटी क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप क्यों 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 कैसे 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 क्वेश्चन करते जाइए, और जब ये क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में आप लग जाएंगे तो कहेंगे कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं साहब, आप फिजिसिस्ट हैं। अच्छा, यानी सबसे पहली बात आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। हाँ, जानने की इच्छा रखनी पड़ेगी, क्यों और कैसे और क्या, ये सब पूछना पड़ेगा। और जब बार बार आप ये सवाल करेंगे तो इन सवालों का जवाब आप देंगे और इन जवाबों को आप ढूंढेंगे। इन जवाबों को ढूंढने के लिए ही हम कहेंगे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब फिजिक्स की बच्चे दो प्रकार की अप्रोच हैं। यहीं से एक बात आपको दिखाई दे गई कि अगर आप क्यूरियस नहीं हुए सब्जेक्ट में, किसी नई बात के पता चलने पर उसके और पीछे जाने की अगर आपकी इच्छा नहीं हुई, उसे और डेप्थ में समझने की इच्छा नहीं हुई और जानने की इच्छा नहीं हुई, तो ये सब्जेक्ट एक वक्त पे आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आपने अप्रोच बना ली, आप क्यूरियस हो गए कि सर फलाना क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट कैसे लग गया, अरे सर आपने तो ग्रेविटेशन पढ़ाया था, मासेस पे कैसे डिपेंड करती है फोर्सेस, का क्या लॉजिक है, अरे ये बताइए सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज बॉडीज एक दूसरे पर टच करती हैं तो वो एक दूसरे को चार्ज ट्रांसफ़र भी कर देती, सर क्यों हो जाता है ऐसा, कैसे हो जाता है। क्यों कैसे के पीछे जब आप लग जाएंगे और मज़ा लेने लगेंगे इस बात का कि देखो एक और क्यों का जवाब मिल गया, देखो एक और क्यों का जवाब मिल गया, तो आपको समझ में आएगा कि फिज़िक्स इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रिसर्च का सब्जेक्ट है, डिस्कशन का सब्जेक्ट है। अच्छी बात। अब फिज़िक्स के दो अप्रोचेस हैं। देखिए क्या, पहला अप्रोच ये है फिज़िक्स का कि हम नेचर में होने वाली चीज़ों के कॉज को जानते हैं, टू नो कॉज। कॉज को जान लिया, अच्छा साहब आपने कॉज को जान लिया, जान लिया मतलब रिसर्च कर ली। रिसर्च कर ली मतलब आप साइंटिस्ट हो गए, यानी आपने लॉ फ्रेम कर दिया। अब ये जो वैज्ञानिक लोग हैं ये लॉ फ्रेम करते हैं, ये पता करते हैं कि कोई फिज़िकल फिनोमेना, कोई फिज़िकल इफ़ेक्ट क्यों जनरेट हुआ, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, किन फैक्टर्स को बदल देने पर उसमें चेंज आ जाएगा। अच्छा, फोर्स लगाने पे बॉडी चलती है, कम फोर्स लगाओगे धीमे चलेगी, तेज़ फोर्स लगाओगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तेज़ी से चलेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में जाएगी। ये बात इन्होंने पता कर ली। पता करने के बाद हम उस लॉ का, है ना, उस इफ़ेक्ट के कॉज पे डिपेंडेंसी का, या उसके कोई कॉज इफ़ेक्ट कितना जनरेट कर सकता है, किस अमाउंट में जनरेट कर सकता है, उस स्ट्रेंथ को अगर हम समझ पाए, उन फैक्टर्स को समझ पाए जिनकी वजह से इफ़ेक्ट्स बदल सकते हैं या उनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम उन्हें इंजीनियर करते हैं।
यानी हम इंजीनियरिंग करेंगे। क्या बात, हाँ। यानी अब हम इन्हीं लॉज को जानकर नए डिवाइसेस बनाएंगे, मशीन्स बनाएंगे, ऐसे गैजेट्स बनाएंगे जिनका इस्तेमाल हम अपनी लाइफ में कर पाएँ और ह्यूमन लाइफ ज़्यादा आसान और ज़्यादा डेवलप्ड हो पाए। अच्छा, यानी वैज्ञानिक लोग नियम ढूंढ रहे हैं और बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, और जब ये रिसर्चेस हो जाती हैं तो इन रिसर्चेस को, इन लॉज को ट्रू मानकर उनसे अपने लाइफ को और आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए गैजेट्स और बनाए गए टेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं उसको और अच्छा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इससे इंजीनियरिंग है। तो हम 12वीं में क्या पढ़ेंगे सर, इंजीनियरिंग या ये लॉ मेकिंग? तो भैया हम दोनों नहीं पढ़ेंगे, हम इनका मिक्सचर पढ़ेंगे। हम बेसिक बनाए गए लॉज को जानेंगे और साइंस के टूवर्ड्स अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, है ना। यानी पहले से बने बनाए लॉज को जानेंगे। अच्छा, यानी कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू फिजिकल लॉज, ये हमारा काम रहेगा टोटल 11th और 12th की फिजिक्स को लेकर के। क्या बात है। और इस इंट्रोडक्शन में हम लॉ फ्रेमिंग, इस बात को भी समझेंगे कि कैसे की गई, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। बस ये जानेंगे कि लोगों ने कैसे की, तो उससे हमारा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा कि हाउ दे हैव डन, और हम कैसे उसे अपने टाइम पर कर पाएंगे। और कुछ साइंस की नॉलेज तो बढ़ेगी इससे। जब बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तभी तो हम रिसर्च तक जा पाएंगे। दूसरी बात, जो इसका यूज़ है यानी कि एप्लीकेशन पार्ट है, वो एप्लीकेशन पार्ट भी पढ़ेंगे ताकि ये भी एप्टीट्यूड डेवलप हो, इंटरेस्ट डेवलप हो कि देखो एक टेक्नोलॉजी हमने बनाई, सीखी, उस टेक्नोलॉजी को आगे ह्यूमन लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए कैसे यूज़ किया गया। और ये दोनों एस्पेक्ट हम इसी कोर्स में अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है, जी हाँ, बढ़िया। तो क्या क्लास 11th की कहानी शुरू करने जा रहे हैं? हाँ, तो आप समझ पाए अभी कि हम लोग फिज़िक्स में क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, उनको स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमेनास को पढ़ते हैं, उनके कॉज को पढ़ते हैं, उनके इफेक्ट्स को पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिक्स आइडिया आपको मैं देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या है ना, अप्रोच क्या रहने वाली है, क्या आपको बेसिक सोचना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये साहब हैं, इनका नाम है न्यूटन चाचा। तो ये न्यूटन चाचा आ गए, इन्होंने आराम करने का फैसला लिया। कहाँ? पेड़ के नीचे। और पेड़ पे एक सेब लगा हुआ था, वो टड़ांग गिरा, इनकी खोपड़ी पे बजा। इनके दिमाग में आया कि साहब ये तो नीचे गिर रहा है। हालांकि बहुत सही तरह से स्टोरी को नैरेट नहीं किया गया बच्चों को, बट फिर भी इसको मजाक के तौर पे बस ऐसा समझो, तो इससे बहुत अच्छा एक आउटकम हम निकालेंगे थोड़ी देर में। ये घर आए साहब, है ना, इन्होंने एक कप अपने हाथ में पकड़ा और इसे छोड़ा, ये भी नीचे गिरा। फिर इन्होंने टेबल पकड़ी और ये भी नीचे गिरी। इन्होंने एक चेयर पकड़ी और ये भी नीचे गिरी। इन्होंने एक स्पून लिया और ये भी नीचे गिरा। इन्होंने एक बॉल ली, ये भी नीचे गिरी। ये सब क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए, एक बात समझिए। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने एक इवेंट देखा। इन्होंने देखा कि यार सेब टूटा तो नीचे ही गिरा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं गिरा, वर्टिकली डाउनवर्ड गिरा। ने कहा ठीक। इस इवेंट के जैसे ही एक्सपेरिमेंटेशंस इन्होंने डिज़ाइन किए, ठीक, और बार 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 इन एक्सपेरिमेंट से मिलने वाले रिजल्ट्स को एनालाइज किया। और उन सारे रिजल्ट्स में एक कॉमन बात इनको दिखाई दी कि सब के सब चीज़ें ड्रॉप किए जाने पर वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती हैं। तो उन्होंने एक आखिरी आउटकम इससे बना दिया कि अर्थ सबको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट ही करती है। तो यानी आखिरकार इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दम पर ये बात वेरीफाई कर दी कि अर्थ सारी चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। यानी कि उन्होंने लॉ फ्रेम कर दिया। क्या बात। पर याद रखना, इसको बिल्कुल दिल पे मत बैठा लेना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये 100% ट्रू है।
यानी न्यूटन चाचा ने इस तरह से ग्रेविटी की खोज की, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको पहले से पता था कि चीज़ें नीचे ही गिरती हैं। एक्चुअली ये जो स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी ये बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि न्यूटन साहब ने ये बताया कि अर्थ सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस बात को देखकर उन्होंने जो कैलकुलेशंस कर रखी थी, उससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि दो बॉडीज़ के बीच लगने वाला फोर्स उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन बॉडीज़ के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात इन्होंने साबित की और इसके लिए न्यूटन साहब की ये स्टोरी फेमस हुई। ये जो हमने स्टोरी बताई है अभी मजाक मजाक में, सिर्फ ये बताने के लिए कि क्या लाइन रहने वाली है पढ़ाई की, फिज़िक्स की, इसके लिए एक मजाक सी स्टोरी थी। और बुरी बात यह है कि हमारे समाज में जो ट्रू स्टोरी है वो फेमस नहीं है और जो फेक सी स्टोरी मजाक वाली है वही बहुत ज़्यादा फेमस है। खैर, आपको बताता हूँ कि फ़िज़िक्स पढ़ने का अप्रोच क्या हो गया। सबसे पहले हम एक इवेंट देखते हैं। उस इवेंट को देख के हमें लगता है कि यार कुछ ये हुआ और इसको पता किया जाए कि कैसे हो रहा है। तो ये इवेंट बार बार होगा तो हम उसमें से कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब अपने आप नहीं हो रहा है तो हम उसे रिपीट करेंगे, यानी सेम चीज़ को बनाना, सेम चीज़ को दोहराना, यानी कि एक्सपेरिमेंट करना। उस एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करेंगे, है ना। उस एनालिसिस के दम पर कोई कॉमन बात ढूंढेंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब हर बार जो आपको एक गवर्निंग फैक्टर दिखाई दे कि शायद यही हो रहा है और शायद इसी कारण से हो रहा है। और जब आपको बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये वेरीफाई हो जाए कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है, तो ये क्रिएट अ लॉ। सच में तो गलती भी हो सकती है कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत हो जाए, तो वैज्ञानिकों से भी हुई है ना। समय समय पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों की थ्योरीज गलत साबित हुई हैं भाई, और आगे उस थ्योरी को और रिफाइन किया गया। यानी डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। आप ये देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, लॉ बनाते हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती रह गई हो, लेकिन आप रियल लॉ के क्लोज पहुंच गए। फर्दर लोगों ने और इवेंट देखे, उसको और एक्सपेरिमेंट किए, और अच्छे से एनालिसिस किया, और कोई अच्छी कॉमन बात ढूंढी, आपके एरर को पकड़ लिया और अच्छा लॉ ढूंढा। इन फ्यूचर टाइम्स उनके भी फ्लॉज को पकड़ा जाएगा, बट जितने फ्लॉज निकलते जाएंगे ये लॉ रियल लॉ के और क्लोज होता जाएगा। यानी आप रियलिटी के और पास होते जाएंगे, आपके प्रिडिक्शंस ज़्यादा एक्यूरेट होते जाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी डील विद फिजिक्स। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है समझना कि क्या अप्रोच रहने जा रही है। यानी कि आप जब तक चीज़ों को देख कर एनालाइज करने की आदत और नई चीज़ों को ढूंढ कर, ये नहीं कि यार यही कर लिया क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं, आपने कुछ नया जान लिया, इसके लिए आप उसमें इन्जॉयमेंट ढूंढिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है साहब, क्लास 11th क्या करेंगे? मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया कि हम मोर मैथमेटिकल होने जा रहे हैं और लेस फील वाले या तुक्का वाले होने जा रहे हैं। तो जो स्टार्ट है हमारा वो है बेसिक मैथमेटिक्स से। सर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू कर रहे हैं, बाद में कर लीजिएगा मैथमेटिक्स। नहीं, ध्यान समझो, एक बात समझना कि फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है जो किसी बच्चे को समझाना है, और ये किसी ऐसी लैंग्वेज में है जो इस बच्चे को समझ नहीं आ रही। तो अगर हम लोग इस फिज़िक्स को मैथ्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दें और फिर इस बच्चे को ये फिज़िक्स पहुंचाएं इसके दिमाग में, तो बहुत आसानी से समझ में आएगी। यानी फ़िज़िक्स को डील करने के लिए, इसमें बात करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होगी, जो लिटरेचर यूज़ होगा, वो मैथ्स का होगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ। क्या पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में? इसमें बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक कैलकुलस, मेन तो कैलकुलस ही पढ़ना है ना। इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो पार्ट्स पढ़ने हैं। और अगर हम ये दो पार्ट भी पढ़ाए तो मानकर चलिएगा कि बात तो बन ही जाएगी 100%। और एक चीज़ है बेटा वेक्टर्स, ये भी मैथ्स का पार्ट है, फिज़िक्स का पार्ट नहीं है बच्चा, ये प्योर मैथमेटिक्स है। फिज़िक्स में इतना इस्तेमाल होगा कि आपको लगेगा कि अगर वेक्टर ना आता होता तो 50% तो फिज़िक्स आती ही नहीं। इतना 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 क्रूशल सब्जेक्ट है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक कैलकुलस और बेसिक
वेक्टर्स अगर आपको आता है तो आप फिज़िक्स में बहुत मजबूत कदमों से एंटर करेंगे और आप लगभग सारे चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग को कब्जे में ले लेंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का पहला अध्याय, यानी कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री।